सद्बुद्धि और सद्विवेक का मंत्र, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सजा। मनु चींटी बड़ी आलसी थी। उसके बिल की सारी चींटियां दिन रात काम में जुटी रहती थीं। पर मनु कभी सिर दर्द का बहाना बनाती तो कभी पेट दर्द का, कभी बुखार की शिकायत करती तो कभी चक्कर आने की। इस प्रकार वह काम से बचने का कोई न कोई बहाना खोजती रहती। जब कोई बहाना ना बना पाती तो धीरे धीरे बड़ी सुस्ती और लापरवाही से काम करती। काम को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश करती, जिससे आगे से उससे कोई काम करने को ना कह सके। वह यह नहीं सोचती थी कि ऐसा करने में उसकी अपनी हानि है। उल्टा सीधा काम करेगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और ना ही कोई उसे प्यार ही करेगा। एक दिन रानी चींटी ने सभी चींटियों को आज्ञा दी कि वे सभी अंडों को बरगद के पेड़ के पास जाकर कुछ देर धूप में रखेंगी। मनु रानी के आगे कुछ ना कह पाई। मन मारकर उसे जाना ही पड़ा। पेड़ के नीचे जब सारे अंडे रख दिए गए तो राधा नाम की चींटी, जो श्रमिक चींटियों की नेता थी, मनु से कहने लगी, मनु, हमारे खाने का भंडार खत्म होने जा रहा है, अतएव हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। तुम्हारे पास चीनू को छोड़े जा रही हूँ। तुम दोनों मिलकर सावधानी से अंडों की रक्षा करती रहना, लापरवाही ना करना। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। मनु ने बड़े नखरे से अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा और अंडों के पास उनकी रखवाली के लिए जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तक वह आराम करती रही, चीनू से बात करती रही, पर जल्दी ही उसका मन भर गया। धूप में बैठना भी मनु को अच्छा नहीं लग रहा था। वह छाया में लेटकर सोना चाहती थी। मनु चीनू से कहने लगी, चीनू, मैं जरा सा घूमने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। चीनू बोली, मनु, इस समय तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। हमारे ऊपर सारे अंडों की सुरक्षा का दायित्व है। ओह, अभी बस 5 मिनट में पानी पीकर आती हूँ। मनु गुस्से में आंखें नचाकर बोली। बिना चीनू की ओर देखे, उसकी बात बिना सुने वह तेजी से वहां से चल दी। बरगद के पेड़ के पास जाकर मनु रुकी। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसका मन प्रसन्न हो गया। पेड़ के नीचे कुछ फल भी बिखरे हुए थे। मनु ने जी भरकर उन पके स्वादिष्ट फलों को खाया। फिर वह पेड़ की जड़ में बने छेद में होकर नीचे घुसी। वहां ठंडी ठंडी जगह में उसने अंगड़ाई ली और हाथ पैर पसारकर आराम से सो गई। अचानक आसमान में काले काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। चीनू चींटी को बड़ी चिंता हुई कि पानी आ जाएगा तो सारे के सारे अंडे बह जाएंगे। उसने सोचा कि अब इन्हें जल्दी से लेकर घर चलना चाहिए। चीनू ने मनु को खूब जोर जोर से आवाजें लगाईं, पर मनु सुनती कहाँ से। वह तो बरगद की जड़ के अंदर आराम से सो रही थी। आखिर चीनू थक गई। उसने सोचा कि यह दुष्ट न जाने कहाँ चली गई। जल्दी ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो सारे अंडे पानी में बह जाएंगे। कुछ अंडों को मुंह में दबाए तेजी से दौड़ती हाँफती चीनू अपने बिल पर पहुंची। वह रास्ते में इतना तेज दौड़ी थी कि उसकी सांस फूलने लगी थी, दम सा घुटने लगा था। क्या बात है चीनू? उसे देखकर रानी चींटी चिंता भरे स्वर में पूछने लगी। चीनू ने सारी बात बताई कि किस प्रकार बरगद के पेड़ के पास अंडे असुरक्षित पड़े हुए हैं। पानी आने वाला है, जल्दी ही दूसरी चींटियों को भेजिए, नहीं तो सारे के सारे अंडे बह जाएंगे। रानी ने तुरंत ही चींटियों की एक लंबी सेना अंडे लेने के लिए भेज दी। फिर वह चीनू से बोली, पर तुम वहां अकेली कैसे रह गईं? सारी चींटियां खाने की खोज में गई हैं। मेरे पास मनु को छोड़ गई थी, पर उसका कहीं पता नहीं। आधा घंटे तक मैं उसे आवाज दे देकर थक गई। जब वह नहीं आई तो मैं दौड़कर आई हूँ, चीनू हाँफते हुए बोली। इतना कहकर वह लड़खड़ाकर बेहोश होकर गिर गई।
चींटियों ने मिलकर बहुत कोशिश की, पर चीनू को होश न आया। धीरे धीरे उसकी सांसों का आना जाना बंद हो गया। रानी चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, चीनू के मरने का कारण वह कामचोर मनु है। उसे कठोर दंड मिलना ही चाहिए। कामचोर, आलसी और निकम्मा अपनी ही हानि नहीं वरन दूसरों को भी नष्ट कर देता है। ऐसे को तो अपने साथ कभी नहीं रखें। सभी चींटियां गर्दन और हाथ हिला हिलाकर कहने लगीं, ठीक कहती हैं आप महारानी जी। खूब पानी पड़ा, बिजली कड़की। उसके भी बड़ी देर बाद मनु की आंखें खुली। आंख मलते मलते वह उठी और बोली, अरे आज तो मैं बड़ी गहरी नींद में सोई। दिन छिपने लगा था। मनु तेजी से अपने बिल की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में वह मन में यह सोचकर प्रसन्न होती जा रही थी, आज तो खूब मजा आया, काम की बला खूब टली। बिल में पहुंचते ही मनु की पेशी रानी चींटी के सामने हुई। मनु, तुम्हें बिल छोड़कर जाने की आज्ञा दी जाती है। तुरंत ही यहां से चली जाओ। रानी चींटी गुस्से में भरकर बोली और उसने मनु को देखकर मुंह फिरा लिया। मनु ने ऐसी कल्पना भी न की थी। यह आदेश सुनकर वह धक्क सी रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। पर रानी चींटी जरा भी न पिघली। मनु अपने माता पिता के पास जाकर खूब रोई, पर उन्होंने कह दिया कि गलती तुमने की है। हम तुम्हारा थोड़ा सा भी पक्ष लेकर गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे। रानी ही तुम्हें माफी दे सकती है। मनु फिर रानी चींटी के पास गई। उसकी रही सही आशा भी टूट गई थी। उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता उसे बचाने की कोशिश करेंगे, पर वे तो कुछ भी ना बोले। मनु रोती हुई बोली, महारानी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस पर रानी चींटी बोली, देखो मनु, तुम बहुत ही निकम्मी और लापरवाह कामचोर होती जा रही हो। इन अवगुणों से जीवन में कभी कोई उन्नति नहीं कर सकता। वे सचमुच किसी एक को ही नहीं, पूरे समाज को हानि पहुंचाते हैं। मनु जब बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो रानी चींटी कहने लगी, दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे ही कारण हमें वफादार और मेहनती चीनों से हाथ धोना पड़ा है। तुम कह रही हो कि आगे से ध्यान से काम करोगी, लापरवाही नहीं करोगी, इसलिए तुम्हारा दंड कम किया जाता है। तुम 1 महीने बाद बिल में फिर आ सकती हो, पर अपनी आदत सुधार कर। जो बुराइयां तुम दूसरों में देखती हो, जिनके लिए उनकी आलोचना करती हो, उन्हें अपने अंदर भी न रहने दो। लाचार मनु चींटी को 1 महीने के लिए बिल छोड़ना पड़ा। वह अकेली पुष्कर तालाब के किनारे घूमती रही। न कोई उससे बात करने वाला है, न उसका कोई ध्यान रखने वाला है। वह सारे दिन काम करती रहती है, जिससे कि उसका आलसीपन छूट जाए। मनु चाहती है कि जल्दी से जल्दी 1 महीना पूरा हो और अपने परिवार में जाकर हंसी खुशी से रहे। मनु ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब वह कभी भी आलसी और लापरवाह नहीं रहेगी। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और आलसी, निकम्मे, लापरवाह व कामचोर बने रहते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। वे निंदा के पात्र होते हैं। इसलिए हमें परिश्रमी, जिम्मेदार और मेहनती होना चाहिए। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।